है, यानी 7 तक का, सिर्फ 60 तक का जो है उनका जो है वो रूट जो है वो 3 साल में आगे चालू कर पाए हैं। ये सच्चाई है यहाँ की। और सरकार बताए कि ऐसी कई नीतियां लाने जा रही है जिससे उड़ान रूट्स को स्थापित करने की बात कर रही है, लेकिन जो पहले से रूट बनाए हैं वहां पे अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो इस तरह से जो रूट बनाने की बात चल रही है, उन्हें पुनर्जीवित करने की बात चल रही है, उनकी विजिबिलिटी गैप जो है, वायबिलिटी गैप की जो बात कर रही है, ऑपरेशन की बात जो चल रही है, वो कैसे हो सकती है, ये भी मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है। आज अगर बात करेंगे तो एक जमाने में किंगफिशर जो थी वो किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, लेकिन आज क्या है, वो किंग ऑफ बैड टाइम्स कहा जाता है। आज कितनी एयरलाइंस बंद हो गई अध्यक्ष महोदया? लगभग 20 एयरलाइन जो है वो बंद हो गई। जेट एयरवेज, गो फर्स्ट, किंगफिशर, एयर सहारा, जेट लाइट, एयर डेकॉन, एयर एशिया इंडिया, उसके साथ साथ मैं बोलना चाहती हूँ एयर पेगासस, इतने सारी मेरे पास नाम है, मैं उसकी पूरी जो लिस्ट है, एयर कोस्टा, एयर मंत्रा और अलग अलग कंपनियां, अध्यक्ष महोदया मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि लगभग 20 कंपनियां बंद हो चुकी है और कुछ जो है वो मर्ज हो चुकी है। और आज ऐसी हालत हो गई है एयरलाइंस की कि आज मेजॉरिटी जो एयरलाइंस में चल रही है वो एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो और आकाशा, इसी पे पूरा संपूर्ण हमारा एयरलाइन जो है सम्मानीय अध्यक्ष महोदया पूरी तरह से जो है वो अवलंबन है। और इसकी वजह से जो मोनोपोली हुई है उसका भुगतना ग्राहकों को हो रहा है, यात्रियों को हो रहा है, जिसका असर हमने पिछले 6-7 दिन पहले देखा। जिस तरह से एयरपोर्ट पे लोग परेशान थे, लोगों को खाना नहीं था, पानी मिल नहीं रहा था, अपने घर पे सुरक्षित जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस बात की कोई सुरक्षा नहीं थी, उनसे कोई संवाद नहीं कर रहा था, ना एयरपोर्ट अथॉरिटी कर रही थी, ना एविएशन मिनिस्ट्री कर रही थी, ना वहां के जो एयरलाइंस के लोग थे वो कर रहे थे। और इससे बड़ी समस्या जो मोनोपोली की वजह से अध्यक्ष महोदय लोगों को सहनी पड़ी, लोग अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, कुछ लोग अस्पताल में जाना चाहते थे, कुछ लोगों का एडमिशन था वो पहुंच नहीं पाए, और सबसे बड़ी समस्या लोगों को करनी पड़ी क्योंकि ये मोनोपोली जो चल रही है उसकी वजह से करना हो गई है। एक नई चीज मैं बोलना चाहती हूँ, अगर 5 मिनट आप एयरपोर्ट पे देर से पहुंचे तो आपको पता है कि एयरलाइंस आपको कहती है कि आप नहीं जा सकते, अभी आपका सामान नहीं, आप नहीं चेक इन कर सकते। लेकिन अगर एयरलाइंस खुद अगर लेट हो जाए तो कोई उनके ऊपर चार्जेस नहीं होता। अभी हमारे यहाँ पे तो मुंबई एयरपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, एयरपोर्ट में तो हमारे यहाँ पे इतनी महंगाई हो गई है कि पानी की बोतल लो, समोसा लो, चाय लो, वड़ा पाव लो, इतना महंगा हो गया है। मेरा एक कहना है कभी तो मंत्री महोदय से, पहले वो जीवीके का एयरपोर्ट था तभी उन्होंने एयरपोर्ट विजिट किया होगा, जब से वो अडानी एयरपोर्ट हो गया है मुंबई का, वो कभी जाके देख के आए क्या, उन्हें मुझे पूछना है। छोटे छोटे जगह पे, छोटे छोटे कॉर्नर पे भी शॉप दिए हैं। आज लोगों को मुंबई एयरपोर्ट पे चलने के लिए जगह नहीं है। और ये शॉप क्यों दिए गए हैं? क्योंकि इसका शॉप का जो रेंट है अध्यक्ष महोदय, ये सबसे बड़ी इसकी कॉज है। जहां पे रेंट अगर वहां है तो 22,000 से 40,000 स्क्वायर मीटर का अगर कोई शॉप है तो उसके लिए जो रेवेन्यू शेयर है जो अदानी लेते हैं वो 28% से 38% का लेते हैं। ये मुझे यहाँ पे जानबूझ के कहना है। पहले कैसे होता था, जब जीवीके के पास एयरपोर्ट था तो जीवीके जो है वो सिर्फ रेंट लेते थे, ये रेंट भी लेते हैं, रेंट के बाद रेवेन्यू शेयर भी लेते हैं। और इतना ही नहीं, अगर उनके साथ आप ज्वाइंट वेंचर करोगे कोई ऑपरेट करने के लिए एक शॉप के लिए, तो मैं बताना चाहती हूँ कि अदानी कंपनी के साथ अगर ज्वाइंट जो है वो वेंचर करना चाहते हो शॉप के लिए तो 60% जो है वो अदानी शेयर ले गए और 40% जो वहां के टेनेंट है वो शेयर लेंगे। मैं मुख्यमंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि इस तरह के जो है, अरे एक वड़ा पाव लोगे तो 35 रुपीज का एक वड़ा पाव अगर आप लेते हो और अगर आपने बिल नहीं दिया तो 30,000 की पेनल्टी भरनी है। क्यों? क्योंकि उसमें से 50 से 60 तक का शेयर अदानी को जाता है। वो डिसीजन लेते हैं रेवेन्यू का, वो डिसीजन लेते हैं रेंट का, तो एयरपोर्ट किसका है? मेरा ये सवाल आपके माध्यम से मैं और भी रखना चाहती हूँ। पार्किंग के रेट क्या है अध्यक्ष महोदया? 6 दिन लोग तकलीफ में थे, आपने लोगों से पार्किंग के लिए, आपने बाकी एयरलाइन ने तो प्राइस बढ़ा दी, लेकिन जो गाड़ियां लगी थी लोगों को पता नहीं था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 8 मिनट से लेके 1 घंटे में अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जाती है तो 160 रुपया लेते हैं। 1 घंटे से आप 2 घंटे में बैठते हैं तो 370 रुपया लेते हैं। 3 घंटे से लेके 4 घंटे में बैठेंगे आप गाड़ी तो आपका 400 रुपया लेंगे। मेरा ये सवाल है कि किसके लिए ले रहे हैं आप? 1000 रुपया तक ले रहे हैं 6 घंटे बाद, किसके लिए ले रहे हैं? अदानी के लिए ले रहे हैं। तो हमारा ये सवाल है कि ये गरीब लोगों के लिए व्यवस्थापन रखा गया है या अमीरों के लिए या किसी एक दोस्त को मदद करने के लिए मुंबई एयरपोर्ट काम कर रहा है? एक उड़ान नहीं हो रही है, आपका बराबर व्यवस्थापन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे मतदार संघ के कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ सम्मानीय मंत्री महोदय से। उनको पता है कि पहले भी मैंने ये सवाल बहुत बार उनको
जाके मिल के कहे। जहां मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ वहां पे मुंबई एयरपोर्ट का जो है वो रनवे फनल जोन है। मैं बताना चाहती हूँ कि वहां पे हमारे यहाँ पे इमारतें हैं। कितने लाख लोग रहते हैं मालूम है अध्यक्ष महोदय? 18 लाख लोग वहां पे रहते हैं। और उस फनल जोन में अगर बात करूं तो 25 नगर पालिका के वार्ड है। आज वहां पे 70 साल से बिल्डिंग है, आज वो कमजोर हो गई है। वहां बुजुर्ग लोग रहते हैं, अगर आप लिफ्ट नहीं है चलना पड़ता है। आज क्या है वहां पे ऊंचाई क्षेत्र के प्रतिबंधन की वजह से और सुरक्षा के कारण से आज अगर आप देखोगे क्योंकि हवाई अड्डे के निकट जोन में है, फनल जोन है, वहां पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आज लोग वहां पे अपनी जान हथेली पे लेके रह रहे हैं, ताकि तोड़ो, ये करो, वो करो, सबका लोगों को तकलीफ देने का काम चल रहा है। मैं बार बार मंत्री महोदय से मिली, मैंने उनको कहा कि आप धारावी डेवलपमेंट के लिए जो है वो अदानी जी को इतना सब कुछ दे रहे हैं, उनको आपने जमीनें दे दी, सॉल्ट प्लांट लैंड दे दी, आपने मालवनी दे दी, आपने कुर्ला दे दी, आपने देवनार का डंपिंग ग्राउंड दे दिया, उनके लिए एफएसआर पॉलिसी बनाई, उनके लिए टीडीआर पॉलिसी बनाई। कम से कम गरीब लोगों के लिए कुछ तो कीजिए, जो लोग वहां 70 साल से रह रहे हैं। राज्य सरकार के साथ बैठिए, कुछ पॉलिसी तय कीजिए। दुर्भाग्यवश आज तक उनकी कोई पॉलिसी तय नहीं हुई, लोग अपनी जान लेके वहां पे बैठ रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और लोगों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार बैठे और लोगों के लिए पॉलिसी बनाए। ये मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा एक विषय लाना चाहती हूँ। एक बार मंत्री महोदय ने कहा था कि वहां के कर्मचारी जो है, जिनको अभी एयर इंडिया को मालूम है किसने लिया, टाटा ने, अब उसको कैसे व्यवहार हुआ इसके ऊपर एक दिन भाषण करना पड़ेगा कि कितने करोड़ में गया। 18,000 करोड़ का कितने आपने कम कर दिया, कितना बड़ा प्रॉपर्टी आपने 18,000 करोड़ में दे दिया। मैं वहां के कर्मचारियों की बात करना चाहती हूँ। आपने कर्मचारी निम सरकारी थे, आपने किसी प्राइवेट संस्था को दे दिए। आज ऐसी परिस्थितियां है। मैं बार बार मंत्री महोदय से मिली, मैंने कहा वहां एयर इंडिया कॉलोनी है, पहले ये एयरपोर्ट जीवीके के पास था, 185 एकड़ की लैंड है, जीवीके के पास एयरपोर्ट था। जीवीके ने उनसे बात की, कहा हम आपको यही घर बना के देंगे, लेकिन फिर चेंज हो गया, अदानी जी आ गए। हमारे मुंबई की जमीनों के ऊपर तो अदानी जी का बहुत ध्यान है। आदि मुंबई 7/12 हमने मुंबई का उनके नाम पे किया है। उन्होंने कहा कि ये जमीन पे जो कर्मचारी है उनकी जमीन हमको खाली करके चाहिए। फिर सरकार लग गई, मिहाल लग गई, और मिहाल ने लोगों को इतनी तकलीफ दी। 3,000 लोग रहते थे वहां पे अध्यक्ष महोदया, एक के बाद एक नोटिस, सफाई कर्मचारी बंद किए, लाइट बंद किए, पानी बंद किए। लोग कोर्ट में गए, पानी लेके आए, बिजली लेके आए, सफाई कर्मचारी को इतने पे नहीं रुके अध्यक्ष महोदया, पैसेज बंद किया, उनको जाने के ट्रैवलिंग मिलते थे वो बंद किया, वॉलंटरी रिटायरमेंट देने का बात की, उनका पीएफ बंद कर दिया अध्यक्ष महोदया, उनका इंक्रीमेंट बंद कर दिया, उनका सैलरी बंद किया ताकि वहां के लोग जा सके। आज वहां पे 160 लोग लड़ रहे, वो कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गए। अब मेरा एक मंत्री महोदय से विनती है कि वहां पे रहने वाले लोग आपके कर्मचारी है, निम्न सरकारी अधिकारी है, उनके लिए थोड़ी तो आप सहानुभूति रखिए। आज उनके बच्चों की 10वीं की परीक्षा होने वाली है, आपने उनको कहा कि वो जगह छोड़ दे। कम से कम आप इतनी तो मेहरबानी कीजिए लोगों के ऊपर कि कम से कम मार्च अप्रैल की परीक्षा देके तो उनको आप शिफ्ट कर दीजिए। अरे आपके कर्मचारियों को आपने रास्ते पे छोड़ दिया, आपने एयरपोर्ट के लिए सब कुछ उनको दे दिया। मैं अध्यक्ष महोदय नम्रता से आपके साथ कहना चाहती हूँ, हमारे एयरपोर्ट का बाजू सहारा भी उनको ही चला गया, एयरपोर्ट के बाजू की जमीन भी चली गई, कॉलोनी भी चली गई। अरे आपने एयरपोर्ट के अंदर भी उनको बिठाया। अभी आप जो मैंने कहा नवी मुंबई का एयरपोर्ट बनाने वाले हो, मुझे बताइए वहां पे एक ही एयरलाइन चल रही है, तो वो कैसे चलेगी? बाद में क्या होगा इस जमीन का? अध्यक्ष महोदय, मुंबई की जमीन से ज्यादा मुंबई के नागरिक बहुत महत्वपूर्ण है। जमीन तो हमारे लिए जरूरी है, पर वहां पे नागरिक भी जरूरी है। लेकिन जो इस माध्यम से बड़ा भ्रष्टाचार एयरलाइंस के माध्यम से चल रहा है, जो तकलीफें लोगों को सहनी पड़ रही है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो यात्री हो, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार ये सरकार है। मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ से, अगर आप हमारे लोगों को तकलीफ देंगे, आप मुंबई को समझेंगे कि आप मुंबई को कोई भी सुविधाएं नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा अध्यक्ष महोदया। मैं आज अपने मुद्दे के माध्यम से आपके सामने एक चीज रखना चाहती हूँ कि ये क्या कर रही है सरकार, किसके कहने पे चल रही है? आप लोगों का सोचना ही नहीं चाहते, आप लोगों के बारे में समझना ही नहीं चाहते। तो मेरा आपसे कहना है अध्यक्ष महोदया कि इस सभी जो मैंने मुद्दे रखे हैं, इसके बारे में मैं पहले भी मंत्री महोदय से मिली हूँ, मैंने उनसे पहले भी इस मामले में बात की है। आज एयरलाइंस की जो हालत है, 20 एयरलाइंस हुआ करते थे, आज क्या हो गया हालत? पहले हम देखते थे वो एयर है, ये एयर है, वो एयर है, आज क्या है? जेट नहीं। मैं एक फ्लाइट में बैठी अध्यक्ष
होंगे। मुझे वहां से मुंबई से गोरखपुर जाना था, मैं फ्लाइट देख के डर गई। जिस फ्लाइट में बैठी थी मैं स्पाइस जेट के, पूरा एमसील लगाया था। मैं बोला जब तक उतरू तब तक सुरक्षित उतरू कि नहीं उतरू, आप कितने लोगों के लिए ले रहे हो ये चीज। तो हमारा कहना यह है कि आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? लोगों को सेवा देना, लोगों को अच्छी क्वालिटी का वहां पे वातावरण देना, अच्छा खाना देना, सुविधा देना, उनसे बात करना। लेकिन दुर्भाग्यवश इस सभी में ये फेल हो गए हैं और इंडिगो ने वापस एक बार साबित कर दिया ये मोनोपोली जो चाहे वो, क्योंकि आपने 6 एयरपोर्ट दे दिए, एक एयरपोर्ट की पॉलिसी थी, एक आदमी के लिए आपने एयरपोर्ट पॉलिसी भी बदल दी और 6 एयरपोर्ट एक आदमी को दिए। तो मेरा यह कहना है कि मोनोपोली पॉलिसी के माध्यम से जो यात्रियों को तकलीफ हुई, इसके लिए उन्होंने भले अधिवेशन में बात की, हमें सब बताया, लेकिन जनता की इनको माफी मांगनी चाहिए और जनता के सामने इनको नतमस्तक होकर आने वाले दिनों में ये बंद करना चाहिए। ये मेरा यहाँ से कहना है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Honorable Minister. Thank you, Madam. It has been a very long and thorough discussion on this very important aspect of airfares in the country. It all originated by the private members' business resolution, which has been put by Honorable Member Shafi Parambal ji on the topic of appropriate measures to regulate airfare in the country. And from the number of speakers that have spoken, over 1.5 years, this is the first resolution that has come into this Lok Sabha. And since then, when 26th of July 2024, there were 9 speakers who have spoken that day. Again, on 28th of March 2025, there were 14 speakers. And today, on 12th of December, we have had another 8 speakers speak on this. One thing that is evident today from all the speakers that have spoken and the emotion that has come out, the government continuously speaks about how aviation today is a matter of fact. From हवाई चप्पल से हवाई जहाज का जो नारा था, वो सच है, ये साबित होता है जिस भावना से ये सभी लोगों ने यहाँ पे अपनी बात रखी. Unless it is connected to the masses of the country, you don't see that kind of emotion being spoken, both from the members this side and from the members that side. So that is an example that how deeply and inclusively, under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, the civil aviation is interconnected in this country. And I'll try to stick to the points that have been mentioned in the resolution, which I feel is also very important to address today. The first point is to initiate appropriate measures to regulate the airfare in such a way that there is a reasonable upper limit to the maximum fare that an airline can fix in a route. Madam, taking up this point, let me start by looking into the aspect of deregulation in the country. Some speakers have already spoken about it. The deregulation starts with Air Corporations, the regulation starts with Air Corporations Act of 1953. That was the time when they decided that the airfares need to be regulated. There was a committee which was there and which was looking into all the regulations and the capping of fares and deciding what the tariff should be. But then in 1994, it was decided that the aviation sector should be deregulated. And it was deregulated, that idea that came up, and then the Air Corporations Act was repealed in 1994. And the idea behind the deregulation at that time was to allow the sector to grow. Open sky was mentioned because there was so much demand and potential in the country, and considering the global way of how civil aviation was observed across the world, all the countries who have seen exceptional growth in their own country in civil aviation, they had deregulated markets. The deregulation of markets, one, lets the sector open up for many players to come in, and it also encourages competition at the same time. When you are saying deregulation, you are letting the market dynamics flow in, you are letting the market supply and demand play its own role, so that the ultimate benefit is got by the passenger who is taking the ultimate benefit. So it is with that idea in 94 itself, the deregulation has happened, and from then we have seen that multiple airlines have come in and multiple challenges for airlines. Some have gone out and new airlines have come in. But the idea still remains that if the civil aviation network, the aviation sector, if it needs to grow, the first and foremost thing is to keep it deregulated so that the competition survives, more players can come in. Madam, and coming back to the whole deregulation aspect,
Even though I'm saying that the market is deregulated, let me also come to the fact that according to the Aircraft Act that we have right now, there is power with the central government that in extraordinary circumstances, when there is a possibility that there is a misuse of the air tariff deregulation that we have set up, then there is the power with the central government to interfere and set things right, to cap the fares so that the passenger does not experience opportunistic pricing at that point of time. And one of the example for that, a good example there would be COVID. And you have seen how much of a challenge it has been during COVID for aviation on one side and also for the passengers because of the mismatch in the supply and demand at that time. And it is at that time the government decided to step in, and based on the timing, the time it takes to travel from point A to point B, certain categories were created, and according to the categories, the central government exclusively used its power to cap the fares, and it has done it. And not only at that time, that was not the only example of when the government has stepped in and looked after the passenger and looked after the airfares in the market. There is another example that I would like to give, which is of the Mahakumbh. We have seen that there was extraordinary demand for people across the country and outside the country also who wanted to go to Prayagraj at that time. And because of the sudden surge in demand and the capacity being same as what it was before, there was a huge rise in airfares at the time. So what the government did at that time was to cap the fares which were going to Prayagraj. That was the second instance. And the third instance, when we have seen in Pahalgam, when the attack happened at that time, and Srinagar, especially this is a different kind of situation where people were trying to come out of Srinagar. So it was at that time, again, to facilitate for the people and the passengers who were coming out. We observed that there was a necessity for government to interfere. We exclusively used the power, and we have capped the fares again. While keeping the market deregulation intact, because the whole idea of open sky needs to be there for competition to survive, whenever it was necessary in those extraordinary circumstances, the government has used its power. And recently also we have seen during the Indigo crisis where there was a capacity constraint. There were many cancellations. There were many routes where the airlines was not able to operate, because of which there was a capacity constraint. So again, it was observed that if we don't interfere, there could be a rise in airfares. Immediately we have stepped in, we have released an order, and this time we have done the categories based on the distance.